नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। और आज के पॉडकास्ट में आप एक ऐसी स्टोरी सुनने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा डरावनी और रहस्यमयी होने वाली है। एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है। कहानी ऐसी है जो आपने आज तक कहीं पर भी नहीं सुनी होगी। आपने बहुत सारी हॉरर स्टोरीज मेरे से सुनी हैं, लेकिन आज जो स्टोरी आप सुनने वाले हैं उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले अपने ईयरफोन को कानों में अच्छे से ठूंस लीजिए ताकि स्टोरी को सुनते हुए कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। यह स्टोरी हमारे इंडिया से रिलेटेड है, लेकिन वह जगह इंडिया की एक ऐसी जगह है जहां पर जाना मतलब मौत को बुलावा देना है। उस जगह पर जाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने भी बैन लगा रखा है। कहते हैं कि उस जगह पर जो एक बार चला गया वह वहां से वापस कभी नहीं आता। उस जगह पर एक ऐसी आदमखोर जनजाति पाई जाती है जो इंसानों को देखते ही उनका खात्मा कर देती है। वह जनजाति चाहती ही नहीं कि हम आज की मॉडर्न दुनिया से कनेक्ट हो पाएं। वह अपने आप को इस आधुनिक दुनिया से बिल्कुल अलग रखना चाहती है, और अगर उसे आज के जमाने का कोई इंसान अपने एरिया में नजर आता है तो वह उसे खत्म कर देती है। लेकिन आज मैं आपके सामने एक ऐसे इंसान की घटना लेकर आ रहा हूं जो काफी मशक्कत के बाद उस जगह पर पहुंचा था। उस इंसान के अंदर एक जिज्ञासा थी कि आखिर उस जगह पर क्या छुपा हुआ है जो इंडियन गवर्नमेंट ने वहां पर जाने से बैन लगा रखा है। तो वह अपने दो दोस्तों के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसके साथ एक बहुत ही रहस्यमयी हादसा हो जाता है। उसे लगता है कि यह उसके जीवन का आखिरी वक्त आ चुका है और शायद वह यहां से बचकर वापस नहीं जा पाएगा। दरअसल उस आइलैंड पर आदमखोर जनजाति के अलावा एक बहुत ही भयानक एंटिटी भी छिपी हुई थी। उसी भयानक एंटिटी से उसका सामना होता है जो वहां पर आने वाले इंसानों को तो खत्म कर ही देती है, वहीं वहां पर रहने वाली उस आदमखोर जनजाति के लिए भी खतरा बन रही थी। वह एंटिटी इतनी शक्तिशाली थी कि वह धीरे धीरे वहां पर उसी जनजाति की लड़कियों का इस्तेमाल करके अपनी संख्या को बढ़ाने का काम कर रही थी। तो जिस शख्स ने हमारे साथ यह स्टोरी शेयर की है उसका नाम है किशन। वह खुद ही उसी जगह पर गया था। गया क्या था, यह यूं कहें कि उसे जबरदस्ती ले जाया गया था। दरअसल उसका एक दोस्त है लकी, जो बहुत ही क्यूरियोसिटी वाला इंसान है। दूसरी बात, वह बहुत पैसे वाला भी है। तो ऐसी नई नई जगहों पर जाकर नई नई चीजों के बारे में जानना उसके लिए आर्थिक रूप से बोझ वाला काम नहीं है। जब वह इस जगह पर गया तो उसने अपने दोस्त यानी प्रशांत को भी अपने साथ ले लिया। वहां पर जो कुछ भी प्रशांत ने देखा वही उसने हमारे साथ शेयर किया है। तो स्टोरी को शुरू करें उससे पहले आपसे यही कहूंगा कि अगर अब तक आप हमारी लॉयल फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते की गांठ को और मजबूत कर लीजिए, ताकि हर रोज शाम को आपको बेहतरीन से बेहतरीन कहानियां सुनने को मिल सकें। और हां, जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं वे अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। आप लोग कमेंट में केवल अपना नाम ही लिखते हैं। अरे भाई, कम से कम उस कहानी के बारे में तो बताओ, उस पर अपने विचार प्रकट करो। तो चलिए आज की स्टोरी को सुनते हैं। लकी एक जिज्ञासु प्रकृति का व्यक्ति है जो कि बेंगलुरु में रहता है। उसे हमेशा नई नई चीजों की खोज करना या फिर उनके बारे में जानना अच्छा लगता है। उसके दादाजी राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान में कार्यरत थे और उसके पिताजी कर्नाटक की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके थे। लकी की उम्र लगभग 35 साल है और उसने अभी तक शादी नहीं की है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि शादी करने पर वह रिश्तों में बंध जाएगा। लकी एक आजाद पंछी की तरह जीना चाहता है। वह हमेशा सोचता है कि वह दुनिया की अलग अलग जगह पर जाए और अपनी शोध करे। वह यह सब इसलिए नहीं करता था कि वह दुनिया में नाम कमाना चाहता है, बल्कि अपनी संतुष्टि के लिए करता था। लकी जितना सामाजिक था उतना ही धार्मिक भी था। धर्म में विश्वास होने के कारण वह अदृश्य शक्तियों पर पूर्ण रूप से विश्वास रखता था, चाहे वह ईश्वर की शक्ति हो या फिर भूत प्रेत जिन्न जैसी शक्तियां। एक बार तो वह जिन्न से मिला भी था और बातें भी की थी। उसने विभिन्न धर्मों की अनेक किताबें पढ़ रखी थीं, जिनमें नकारात्मक शक्तियों के बारे में भी लिखा हुआ था।
वह इन सब में बहुत रुचि लेता था। लकी एक उच्च श्रेणी का पढ़ा लिखा लड़का था। उसे कई जगहों से जॉब ऑफर आए थे, लेकिन कभी भी वह जॉब के लिए हाँ नहीं करता था। वह अपनी संतुष्टि के लिए जी रहा था, न कि इस समाज में अच्छे स्थान के लिए। पैसे की उसके पास कोई कमी नहीं थी। गांव में उसकी काफी सारी जमीन थी, इसीलिए उसे यह चिंता नहीं थी कि उसे कहीं कोई काम करना पड़े। लकी की एक कॉलेज की सहपाठी थी, अर्चना। वह लकी को कॉलेज के समय से ही पसंद करती थी, लेकिन लकी इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहता था। वह एक आजाद जिंदगी जीना चाहता था। वह रागिनी से कहता था, मैं एक मुक्त आदमी हूं, मुझे जीवन में नई नई खोज करना पसंद है। मैं बंधन मुक्त होकर दुनिया में घूमना चाहता हूं, दुनिया के बारे में जानना चाहता हूं। अगर मैं तुमसे शादी कर लेता हूं तो तुम मुझे अपने प्यार के बंधन में बांध कर रखोगी। फिर बच्चे होंगे, फिर मुझे उनकी चिंता रहेगी। मुझे इन सब चीजों से मुक्त रहना है। इतने सालों के बावजूद भी रागिनी उससे बेहद प्यार करती थी और आज तक उसने भी शादी नहीं की है। अब हम अपनी असल कहानी की तरफ आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, लकी नई नई जगह जाना चाहता था। नए लोगों से मिलना उसे पसंद था। एक बार लकी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह जाने का प्लान बनाया। उसने सुना था कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में एक जनजाति रहती है जो कि आधुनिक दुनिया से बहुत अलग है। अगर वहां कोई भी जाता है तो वह जिंदा बचकर वापस नहीं आता। अब तक काफी लोग इसी इरादे से वहां गए हैं कि उस जनजाति से जाकर मिलें, लेकिन कुछ लोग ही बचकर वापस आ पाए हैं। अब लकी वहां क्यों जाना चाहता था, यह आपको आगे पता चलेगा। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जाने में उसका साथ उसके दोस्त ने दिया। लकी ने प्रशांत से बस यह कहा था कि वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह घूमना चाहता है और प्रशांत के जाने का खर्चा भी वही उठाएगा। इस पर प्रशांत भी खुशी खुशी लकी के साथ चलने को तैयार हो गया। लकी और प्रशांत रात को बेंगलुरु की फ्लाइट से पोर्ट ब्लेयर पहुंचे। वहां उन्होंने एक रूम लिया और आराम किया। वहां पहुंचकर दोनों ने एक दिन वहीं आसपास के इलाके में बिताया। फिर अगले दिन वे लोग सेल्यूलर जेल देखने गए, जहां काला पानी की सजा होती थी। इसी तरह लगभग 2-3 दिन लकी ने प्रशांत को कई जगह घुमाया। आखिर वो दिन भी आ गया जब लकी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जाना चाहता था। प्रशांत इस बात से अनजान था कि लकी उसे आज कहां लेकर जाएगा। लकी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की जनजाति से मिलना चाहता था। वह उनके जीवन, उनके रहन सहन और खान पान के बारे में जानना चाहता था। लेकिन मुश्किल यह थी कि सरकार ने वहां जाने पर प्रतिबंध लगा रखा था। ऐसे में लकी के लिए उस आइलैंड पर जाना मुश्किल था। लकी ने अपने जानने वालों के सोर्स लगाने की कोशिश की, लेकिन वह नाकामयाब रहा। अंत में उसने फैसला किया कि वह खुद ही उस आइलैंड पर जाएगा, लेकिन उसे आइलैंड का रास्ता नहीं पता था। आइलैंड जाने के एक दिन पहले वह कई नाविकों से मिला और आइलैंड की जानकारी इकट्ठा की। जब वह हेवलॉक द्वीप पर घूमने गया था, तब उसकी मुलाकात रागिनी से हुई। वह रागिनी से लगभग 10 साल बाद मिल रहा था। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश हुए। लकी ने रागिनी से पूछा, तुम यहां कैसे? रागिनी ने कहा, मैं एक पेशेंट के ऑपरेशन के सिलसिले में यहां आई थी। लेकिन तुम? लकी ने कहा, मुझे भी यहां कुछ काम था। तुम शाम को फ्री हो? रागिनी ने कहा, हाँ, तो क्या हम शाम को मिल रहे हैं? लकी ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, बहुत समय बाद तुम्हें देखा है। लकी के मुंह से यह शब्द सुनकर रागिनी शर्म से लाल हो गई, क्योंकि वह आज भी लकी को पसंद करती थी। वहीं दूसरी ओर लकी सोच रहा था कि रागिनी यहां अपने पेशेंट के काम से आई है, तो रागिनी यहां किसी और को पर्सनली भी जानती होंगी। लकी की सोच थी कि वह रागिनी की मदद से उस आइलैंड तक पहुंच सकता है, इसलिए उसने शाम को रागिनी से मिलने की सोची। शाम होते ही अर्चना, लकी और प्रशांत हेवलॉक द्वीप के एक कैफे में मिलते हैं। रागिनी लकी से पूछती है, यहां तुम किसी काम के सिलसिले में आए हो या फिर बस घूमने? लकी रागिनी से कहता है, प्रशांत तो यहां घूमने आया है, लेकिन मुझे जरूरी काम था। अब शायद बिना काम किए ही लौटना पड़ेगा। प्रशांत हैरानी से लकी की तरफ देखता है, क्योंकि लकी ने प्रशांत से यही कहा था कि वह घूमने जा रहा है और अब रागिनी के सामने काम बता रहा है। लकी का चेहरा मुरझाया हुआ था।
रागिनी ने पूछा, लकी तुम परेशान लग रहे हो, क्या बात है, मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। लकी यही तो चाहता था। लकी ने रागिनी से कहा, तुम्हें तो पता है कि मेरे दादाजी राष्ट्रीय औषधि अनुसंधान में काम करते थे, इसीलिए मुझे भी थोड़ी बहुत औषधीय के बारे में जानकारी है। बाकी उनके द्वारा लिखी गई एक किताब है, मैं उसी से औषधियों के बारे में पढ़ रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और औषधियों का व्यापार शुरू कर दूं। रागिनी कहती है, अरे वाह, यह तो अच्छी बात है, तो इसमें परेशानी क्या है? लकी कहता है, परेशानी यह है कि कुछ ऐसी जटिल जड़ी बूटियां हैं जो कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर ही मिल पाएंगी। यह सुनकर रागिनी हैरान हो जाती है। उसका चेहरा देखकर प्रशांत भी हैरान हो जाता है और पूछता है, क्या हुआ अर्चना? रागिनी हैरानी से कहती है, तो क्या तुम उस आइलैंड पर जाना चाहते हो? लकी कहता है, हाँ। रागिनी कहती है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, वहां पर जाना बैन है, वहां आज तक कोई नहीं गया, जो गया है वह लौट कर नहीं आया। लकी कहता है, यही तो परेशानी है अर्चना। लकी बहुत उदास था। उसकी उदासी देखकर रागिनी कहती है, क्या तुम सच में औषधियों का काम करने जा रहे हो? लकी कहता है, हाँ अर्चना, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, सभी लोग कुछ देर शांत बैठे रहते हैं। फिर लकी कहता है, अर्चना तुम यहां हॉस्पिटल के सिलसिले में आई हो तो तुम्हारे यहां अच्छे कांटेक्ट होंगे, है ना? रागिनी कहती है, हाँ है। तो लकी पूछता है, तो क्या तुम्हारी नजर में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे उस आइलैंड तक पहुंचा दे? रागिनी एकदम खड़ी हो जाती है और कहती है, पागल हो रहे हो क्या? ये बात मैं किसी से कहूंगी तो मुझे ही मारेगा। जब एक चीज पर सरकार ने बैन कर रखा है तो उसके बारे में हम सोचे ही क्यों? लकी रागिनी से कहता है, अर्चना प्लीज बात को समझो, मैं चाहता हूं कि मेरे दादाजी की बताई हुई औषधियां पूरी दुनिया में जानी जाएं। रागिनी कहती है, तो तुम इस बारे में सरकार से बात क्यों नहीं करते? क्या पता वह तुम्हारी कुछ मदद कर सके। लकी कहता है, मैंने बात की थी, लेकिन उन लोगों ने कहा कि उन्हें रिश्वत चाहिए। अब तुम ही बताओ, क्या यह सही है? रागिनी ने कहा, सही तो नहीं है, लेकिन इस तरह से अपनी जान को जोखिम में डालकर वहां जाना भी सही नहीं है। अगर सरकार द्वारा वहां जाओगे तो सरकार पूरी जिम्मेदारी लेगी। लकी ने कहा, मुझे इस बात की टेंशन नहीं है अर्चना, मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि मुझे कोई वहां तक जाने का रास्ता बता दे, चला तो मैं अपने आप जाऊंगा। रागिनी गुस्से में कहती है, वहां का रास्ता तुम्हें कोई नहीं बताएगा, इससे अच्छा है कि बेंगलुरु वापस चले जाओ। इतना कहकर रागिनी वहां से चली जाती है। लकी को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने न चाहते हुए भी रागिनी से बात की थी और उसका काम भी नहीं बना। प्रशांत और लकी अपने रूम पर आ जाते हैं। रात करीब 9 बजे रागिनी लकी को फोन करती है। लकी को रागिनी की कॉल देखकर गुस्सा आता है। वह मन ही मन बड़बड़ा रहा था, मेरा काम तो कराया नहीं और अब कॉल कर रही है, फिर शादी के पीछे पड़ेगी। लकी गुस्से में फोन नहीं उठाता है, लेकिन रागिनी दोबारा कॉल करती है। दोबारा कॉल करने पर लकी फोन उठा लेता है। रागिनी लकी से कहती है, आई एम सॉरी लकी, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। यह सुनकर लकी खुश हो जाता है। वह कहता है, क्या गुड न्यूज? रागिनी कहती है, मैं एक बंदे को जानती हूं जो शायद तुम्हें नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड तक पहुंचा दे। यह सुनकर लकी बहुत खुश हो जाता है। वह रागिनी का बहुत शुक्रिया अदा करता है। लकी को खुश देखकर रागिनी भी काफी खुश होती है। रागिनी लकी को एक आदमी का नंबर देती है और उसे फोन करने के लिए कहती है। लकी उसी समय उस आदमी को फोन करता है। उसका नाम जनसन था। उसने कहा कि वह लकी को सुबह 10 बजे बीच पर मिलेगा। किशन, जो कि इन सब बातों से अनजान था, लकी से पूछता है, यार भाई तूने मुझे नहीं बताया कि तू दवाइयों का काम करने वाला है। लकी मुस्कुराता है और कहता है, अब तो पता चल गया ना। प्रशांत कहता है, हाँ, और उस आइलैंड का क्या, तू वहां जाएगा? लकी कहता है, हाँ, और तुझे भी चलना है। प्रशांत घबराते हुए कहता है, नहीं, मुझे नहीं जाना, तू अकेला ही जा। लकी हंसते हुए कहता है, लगता है तू डर गया और अपने आप को मर्द कहता है।
लकी प्रशांत को काफी परेशान करता है। फिर वे लोग सो जाते हैं। अगली सुबह लकी जल्दी से तैयार हो जाता है। वह एक पिट्ठू बैग तैयार करता है जिसमें सभी जरूरत का सामान रख लेता है और वह अपने साथ पिस्टल भी रख लेता है। लकी के हाथ में पिस्टल देखकर प्रशांत हैरान हो जाता है और उससे पूछता है, भाई यह क्या है? लकी कहता है, तुझे नहीं पता यह क्या है? यह पिस्टल है। प्रशांत कहता है, वह तो मुझे दिख रहा है, लेकिन तू इसे अपने साथ यहां क्यों लाया है? क्या किसी का मर्डर करने वाला है? लकी जोर से हंसता है और कहता है, तू सच में बहुत सीधा है। चल मेरे साथ चल, तुझे खुद पता चल जाएगा। प्रशांत के न चाहते हुए भी लकी उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। जनसन बीच पर पहले से लकी का इंतजार कर रहा था। जनसन के साथ रागिनी भी वहां खड़ी थी। लकी रागिनी को देखकर रागिनी से पूछता है, क्या तुम भी हमारे साथ जाओगी? रागिनी कहती है, बिल्कुल सही पहचाना। यह सुनकर लकी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह कहता है, लेकिन तुम वहां कैसे जा सकती हो? रागिनी कहती है, मैं वहां क्यों नहीं जा सकती? जब तुम इतनी हिम्मत दिखा सकते हो तो तुम्हारा साथ देने के लिए मैं तुम्हारे साथ वहां जा सकती हूं। लकी कहता है, हां क्यों नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा था कि वहां पर कभी कोई तुम पर हमला कर दे। रागिनी कहती है, तो तुम्हें मुझ पर हमला होने का डर है? तुम खुद भी तो वहां जा रहे हो ना? मुझे पता है कि तुम मेरी रक्षा कर लोगे। वैसे भी जब तुम बेंगलुरु वापस जाओगे तो तुम्हारे पास कभी मुझसे बात करने की फुर्सत भी नहीं होगी। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ आइलैंड पर जाऊंगी और प्रॉमिस, मैं तुम्हारे काम में कोई बाधा नहीं डालूंगी। लकी चुप रहता है तो रागिनी कहती है, देखो लकी, मैंने तुम्हारा एक काम किया है तो अब तुम्हें भी मेरी सुननी पड़ेगी। मुझे तुम्हारा थोड़ा वक्त ही तो चाहिए। वक्त भी क्या, बस मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। लकी सोचता है कि चलो ले चलता हूं, झूठ मूठ ऐसे ही किसी भी पौधे को उठाकर कह दूंगा कि यह जड़ी बूटी लेने आया था। वे तीनों जनसन की बोट पर सवार हो जाते हैं। समंदर का अच्छा खासा सफर तय करने के बाद आखिर में जनसन उन्हें एक द्वीप पर उतार देता है। शाम का समय हो चुका था। चारों तरफ सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई आवाज नहीं हो रही थी, केवल समुद्री लहरों की आवाज थी। जनसन उन तीनों को जल्दी से उतरने के लिए कहता है और वापस अपनी बोट मोड़ने लगता है। तभी लकी पूछता है, क्या तुम हमारे साथ नहीं आओगे? जनसन कहता है, नहीं, मुझे अपनी जान खतरे में नहीं डालनी है। मैंने बस तुम्हें यहां पहुंचाने के पैसे लिए थे और इन मैडम ने मुझसे कहा था कि 5 दिन बाद मैं वापस तुम लोगों को लेने के लिए आ जाऊं। लकी रागिनी की तरफ देखता है तो रागिनी कहती है, तुम ही कह रहे थे, बस यहां पर रास्ता पता चल गया, चला तो मैं अपने आप जाऊंगा। जनसन ने तो फिर भी हमें द्वीप पर उतार दिया। लकी अपना सिर हिलाता है। वह कहता है, ठीक है, तो आप हमें ठीक 5 दिन बाद इसी समय पर यहां लेने आ जाना। हम आपका इंतजार करेंगे। जनसन अपनी बोट लेकर वापस चला जाता है। लकी, प्रशांत और रागिनी कुछ देर वहीं खड़े होकर चारों तरफ जंगल को देखते हैं। सब कुछ शांत था। लकी बोला, मैंने तो सुना था कि इस आइलैंड पर कदम रखते हुए तीरों की बौछार हो जाती है। यहां तो सब कुछ शांत है। प्रशांत घबराते हुए बोला, भाई कैसी बातें कर रहा है तू? तीरों का इंतजार कर रहा है क्या? प्रशांत का इतना ही कहना था कि इन तीनों पर तीरों की बरसात शुरू हो गई। ये लोग बचते बचाते इधर उधर भागने लगे। भागते भागते ये लोग जंगल में घुस गए और एक झाड़ी के पीछे छुप गए। प्रशांत ने कहा, इतने सारे तीर कहां से आए? हमें दिखाई तो कोई भी नहीं दिया। लकी ने कहा, यह लोग छुप कर वार करते हैं, हमें सतर्क रहना चाहिए। यह तीनों आराम आराम से बिना आवाज किए आगे बढ़ रहे थे। तभी प्रशांत की नजर एक आदमी पर गई। उस आदमी का रंग काला था, कमर पर चमड़ा बंधा था और उसकी सांसें हल्की हल्की चल रही थीं। प्रशांत ने तुरंत लकी से कहा, लकी देख, ये कौन है? लकी ने आगे जाकर देखा तो वह सेंटिनल जनजाति का ही एक आदमी था। वह घायल अवस्था में पड़ा था। लकी ने उसे पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन इतने में ही बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। वे लोग पूरी तरह से नंगे थे, केवल कमर पर या तो पत्ते पहन रखे थे या फिर चमड़े के पट्टे। वे कुछ 5-6 लोग थे और सभी के हाथों में तीर कमान थे। अपने आप को घिरा देखकर
लकी अपने हाथ खड़े कर देता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। लकी को देखकर रागिनी और प्रशांत भी यही करते हैं। वे सेंटिनल लोग आपस में एक अलग ही भाषा में बात कर रहे थे। फिर वे अपने तीर कमान नीचे कर लेते हैं। उनमें से एक आदमी आगे आता है और लकी से कुछ कहता है, लेकिन लकी कुछ समझ नहीं पाता। लकी अपनी भाषा में ही बोल रहा था जो उन सेंटिनल लोगों को समझ नहीं आ रही थी। तभी एक और सेंटिनल आदमी भागता हुआ इनके पास आता है। वह देखता है कि उसके साथियों ने यहाँ 3 लोगों को पकड़ रखा है। वह आदमी लकी और उसके साथियों से पूछता है कि वह कौन है, लेकिन एक बार फिर लकी उनकी भाषा समझने में असमर्थ था। लकी हिंदी में बोलता है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तभी वह लड़का जो अभी अभी आया था समझ जाता है कि यह लोग उनकी भाषा नहीं समझ पा रहे हैं। अब वह इंग्लिश में बोलता है, वो आर यू। यह सुनते ही लकी आश्चर्यचकित रह जाता है और तुरंत जवाब में अपना नाम बताता है। लकी यह समझ जाता है कि इस लड़के को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान है, इसीलिए लकी अंग्रेजी में उस लड़के से बात करने लगता है। मैं यहाँ आपको सारी कहानी हिंदी में ही सुना रहा हूँ ताकि सभी लोग आसानी से कहानी समझ सकें। लकी उस लड़के से कहता है, मैं यहाँ तुम लोगों से मिलने आया हूँ। वह लड़का कहता है, लेकिन क्यों? लकी कहता है, तुम्हारे जीवन के बारे में जानने के लिए। वह लड़का हंसता है और कहता है, अब क्या करोगे हमारे बारे में जानकर? कुछ ही देर में तुम लोग मरने वाले हो। लकी उस लड़के से कहता है, लेकिन क्यों? हमने क्या किया है? लड़का कहता है, यहां आने की गलती की है तुम लोगों ने, तुम्हें अपनी जान देनी होगी। इतना कहकर वह लड़का अपने साथियों को इशारा करके उन तीनों को लेकर चलने के लिए कहता है। वे सेंटिनल लोग लकी, रागिनी और प्रशांत का हाथ पकड़कर उन्हें जबरदस्ती लेकर जाने लगते हैं। रात हो चुकी थी। ये लोग जल्दी जल्दी चल रहे थे और लकी और उसके साथियों से भी जल्दी चलने को कह रहे थे। लकी ने एक बात नोट की कि जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था ये सभी लोग घबरा रहे थे। आखिर क्या वजह थी जो ये लोग इतना डर रहे थे? उसी समय अचानक जंगल में किसी के रोने की आवाज गूंजने लगी। सभी लोग एक जगह रुक गए और उस आवाज को सुनने लगे। तभी वह लड़का जो इंग्लिश जानता था उत्तर की ओर इशारा करता है और उसके बाद सभी लोग दक्षिण की ओर भागने लगते हैं। जब वे लोग भाग रहे थे तो उन्होंने लकी, रागिनी और प्रशांत को छोड़ दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे वे लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। प्रशांत कहता है, अरे इन लोगों को क्या हुआ? ये लोग ऐसे भाग क्यों रहे हैं? लकी कहता है, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। रागिनी कहती है, हमारे पास अच्छा मौका है, हमें इनसे बचकर निकलना चाहिए। लकी कहता है, नहीं, हमें इनसे बचकर नहीं निकलना है, हमें इनके साथ ही चलना होगा, यहाँ कोई और ही बात है। इतना कहकर लकी भी उन्हीं लोगों के पीछे पीछे भागने लगता है। लकी को देखकर रागिनी और प्रशांत भी उसके पीछे भागते हैं। ये लोग भागते भागते एक गुफा में पहुंच जाते हैं। गुफा में सेंटिनल जनजाति के और भी लोग मौजूद थे। गुफा में पहुंचते ही 3 आदमी एक बड़े पत्थर से गुफा का मुंह बंद कर देते हैं। गुफा के अंदर मशालें जल रही थीं। गुफा में मौजूद सभी लोग लकी, प्रशांत और रागिनी को घूर रहे थे। जैसे ही लकी ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, वैसे ही उन लोगों ने तीनों को पकड़ लिया और गुफा के अंदर ले जाने लगे। इनके पीछे पीछे वह लड़का जो इंग्लिश जानता था वह भी आ रहा था। वे लोग लकी और उसके दोस्तों को एक बूढ़े आदमी के पास लेकर पहुंचे जो लकड़ी के सिंहासन पर बैठा था। उसके गले में सीपियों की माला थी और बाल काफी लंबे थे। लकी उसे देखकर समझ गया था कि यह इन लोगों का सरदार होगा। प्रशांत और रागिनी जितने डरे हुए थे, लकी उतना ही उत्साहित था। वे सभी सेंटिनल लोग आपस में अपनी ही भाषा में बातें कर रहे थे। फिर कुछ देर बाद 2 लोग मोटी मोटी रस्सियां लेकर आए और लकी और उसके दोस्तों को बांधने लगे। लकी जोर जोर से बोलने लगा, अरे हमें क्यों बांध रहे हो? हमने क्या किया है? छोड़ो हमें। फिर लकी को ध्यान आता है कि इन्हें तो मेरी बात समझ ही नहीं आ रही होगी। फिर वह अंग्रेजी में बोलने लगता है, लेकिन फिर भी उसकी कोई नहीं सुनता। प्रशांत और रागिनी बुरी तरह घबरा गए थे। रागिनी तो रोने भी लगी थी। लकी अंग्रेजी में ही रागिनी को खोलने के लिए कहता है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता।
यह लोग पूरी रात ऐसे ही काटते हैं। अगली सुबह वे सेंटिनल जनजाति के लोग गुफा के मुहाने को खोल देते हैं और बाहर चले जाते हैं। कुछ देर बाद लकी की नींद खुलती है तो वह चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर वही लड़का अंदर आता है और लकी से पूछता है, क्या हुआ? लकी कहता है, मुझे टॉयलेट के लिए जाना है। वह लड़का लकी की रस्सी खोल देता है और जंगल के अंदर की तरफ जाने लगता है। लकी जब हल्का हो जाता है तो उस लड़के के पास वापस आता है और पूछता है, कल रात तुम सब लोग डर क्यों गए थे? वह लड़का कहता है, नहीं तो किसने कहा कि हम डर गए थे? लकी कहता है, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं, कोई तो बात है, तुम चाहो तो मुझे बता सकते हो। वह लड़का कहता है, लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊं? हो सकता है तुम ही हमारे दुश्मन हो। लकी हंसने लगता है और कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकेंगे? मेरे पास तो कोई हथियार भी नहीं है, और तुम अपने आप को देखो, तुम्हारे पास हर वक्त तीर कमान रहता है, तो तुम खुद ही सोचो कि शक्तिशाली तुम हो या फिर मैं। वह लड़का लकी की बात सुनकर चुप हो जाता है। थोड़ी देर बाद वह कहता है, मेरा नाम अमित है। लकी कहता है, मेरा नाम लकी है और मैं भारत के बेंगलुरु से आया हूं। क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हें अंग्रेजी भाषा कैसे आती है? क्योंकि मैंने सुना है कि तुम लोग समाज से बिल्कुल अलग रहते हो, तुम्हारी हर चीज अलग है, खाना पीना, रहन सहन, कपड़े, तुम्हारी भाषा। तो फिर तुम अंग्रेजी भाषा कैसे जानते हो? अमित कहता है, इस द्वीप पर केवल मैं ही यह भाषा जानता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे इलाके में भी जाता रहता हूं। लकी को यह सुनकर हैरानी होती है, क्योंकि उसने यही सुना था कि ये लोग अपने द्वीप में न किसी को आने देते हैं और न यहां से जाते हैं। लकी उससे पूछता है, लेकिन मैंने तो तुम लोगों के बारे में कुछ और ही सुना था। अमित कहता है, हमारे बारे में जिसका जो मन आता है वह कह देता है। अमित लकी को लेकर वापस अपने दल के पास आ जाता है। लकी देखता है कि कुछ आदमी एक जगह बैठे बातें कर रहे हैं, कुछ औरतें मांस भून रही हैं और बच्चे खेल रहे हैं। अमित लकी को वापस गुफा में बांध कर आ जाता है। लकी उससे ऐसा ना करने को कहता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। कुछ देर बाद प्रशांत और रागिनी भी उठ जाते हैं। वे दोनों लकी पर गुस्सा करते हैं। तुम्हारी वजह से हम यहां फंस चुके हैं, ढूंढो अपनी जड़ी बूटी। लकी कहता है, अरे मैं तो इन लोगों से मिलने ही यहां आया था। रागिनी कहती है, हाँ मैं कल ही समझ गई थी जब तुम बोट से उतरकर इन लोगों का इंतजार कर रहे थे। लकी मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत समझदार हो तुम। रागिनी गुस्से में कहती है, और तुम बहुत झूठे हो। तभी प्रशांत बीच में बोलता है, अरे यार तुम लोग लड़ना बंद करो। दोनों शांत हो जाते हैं। प्रशांत कहता है, मुझे तो यह डर है कि ये लोग हमें मार देंगे। हम तो यहां से भाग भी नहीं सकते और भाग कर जाएंगे भी कहां? इस द्वीप से जाने के लिए हमारे पास कोई साधन भी नहीं है। लकी कहता है, तुम इतनी टेंशन मत लो। अगर उन्हें हमें मारना होता तो वह हमें कल ही मार देते। अब वह हमें बंदी ही बनाएंगे। प्रशांत कहता है, तू तो चुप ही रहे, उनकी तरफ से बोल रहा है। एक तो जबरदस्ती इस मौत के मुंह में ले आया और अब बातें बना रहा है। कुछ देर बाद सेंटिनल जनजाति के दो आदमी लकी और उसके दोस्तों के पास आते हैं। उनके हाथों की रस्सी खोलते हैं और उन्हें बाहर ले जाते हैं। उस जनजाति के पूरे परिवार को देखकर रागिनी की आंखें बड़ी बड़ी हो रही थीं। वह बहुत गौर से सबको देख रही थी। उन औरतों को देखकर रागिनी को शर्म भी आ रही थी, क्योंकि वे अर्धनग्न अवस्था में थीं, लेकिन उन औरतों के लिए यह आम बात थी। वे लोग लकी और उसके दोस्तों को एक पत्थर पर बैठने को कहते हैं और तीन तरफ से तीन लोग उन्हें घेर कर खड़े हो जाते हैं। लकी और उसके दोस्तों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वे अपराधी हों। वे अपराधी तो थे, क्योंकि वे बिना इजाजत उनके इलाके में घुस आए थे। तभी एक औरत एक बड़े पत्ते पर भुने हुए कुछ मांस के टुकड़े लकी और उसके दोस्तों को परोसती है। लकी और प्रशांत तो उन मांस के टुकड़ों को खाने लगते हैं, लेकिन रागिनी उसे देखकर ही घिन करने लगती है, क्योंकि वह नॉन वेजिटेरियन थी। रागिनी का मोह बनता हुआ देख अमित उस पर गुस्सा करता है, तो लकी रागिनी की तरफ से कहता है, इसने कभी भी नॉनवेज नहीं खाया है।
प्लीज आप इसके लिए कुछ फल या सब्जी ले आएं। अमित गुस्से में कहता है, तुम हमारे मेहमान नहीं हो जो हम तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की चीज लाएं। खाना है तो यही खा, वरना भूखे रहो। लकी को यह सुनकर गुस्सा आता है, इसीलिए वह भी अपना खाना छोड़ देता है। इसी तरह शाम हो जाती है। उस जनजाति के लोग अपना अपना काम कर रहे थे। बच्चे खेल रहे थे, कोई जंगल से लकड़ियां लेकर आ रहा था, कोई शिकार लेकर आ रहा था। इसी बीच अमित उस जनजाति के एक लड़के को अपने साथ कहीं ले गया। वह बस कुछ कदम दूर ही चला होगा कि सबने देखा, गुफा से अमित निकलकर आ रहा है। लकी ने खुद अपनी आंखों से देखा था कि अमित अब भी तो गया है और अब एकदम गुफा में से कौन निकलकर आ रहा है। जब सभी ने अमित की तरफ देखा तो पूछा, क्या तुम अंदर थे? अमित ने हाँ में अपना सिर हिलाया और सबके सब घबरा गए। वे लोग उस आदमी के पीछे भागने लगे जो अभी अमित की शक्ल में आया था और उनके एक आदमी को ले गया था। लेकिन अचंभे की बात यह थी कि वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ सेकंड बाद एक जोरदार चीख सुनाई दी जो पूरे जंगल में गूंजी। यह उसी आदमी की चीख थी जिसे कुछ देर पहले अमित जैसा आदमी लेकर गया था। सेंटिनल जनजाति के कुछ लोग उस चीख की दिशा की तरफ आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक अजीब किस्म का जानवर, जिसके कान बिल्ली की तरह थे और शक्ल अजीब से लंगूर की तरह थी, शरीर से वह किसी मानव की तरह था, वह उस जनजाति के एक इंसान को खा रहा था। लेकिन जैसे ही यह लोग वहां पहुंचे तो वह अजीब सा दिखने वाला जानवर वहां से भाग गया। इनका साथी अभी भी दर्द से कराह रहा था। वह अजीब सा जानवर उस आदमी के एक पैर को लगभग आधा खा चुका था। उस आदमी को इतना दर्द हो रहा था कि वह आंसुओं से रो रहा था और कुछ ही देर में बेहोश हो गया। उसके साथी उसे अपने इलाके तक लेकर आते हैं। उसे देखकर एक औरत जोर जोर से रोने लगती है। शायद वह उसकी पत्नी रही होगी। उसे सब शांत कराते हैं। लकी अमित से पूछता है, क्या यह मर चुका है? इसे किसने मारा? अमित कहता है, हाँ, यह मर चुका है और इसे राक्षस ने मारा है जो हर रोज किसी न किसी को मारता है। तभी रागिनी कहती है, नहीं लकी, यह मरा नहीं है। लकी हैरानी से रागिनी की तरफ देखता है। अमित रागिनी की बात समझ नहीं पाता क्योंकि रागिनी ने हिंदी में कहा था। लकी रागिनी से कहता है, तुम्हें कैसे पता कि यह नहीं मरा है? रागिनी कहती है, मैं डॉक्टर हूं, इंसान को देखते ही पहचान सकती हूं कि उसमें जान है या वह मुर्दा है। मुझे खोलो, मैं शायद उसे बचा पाऊं। लकी अमित से रागिनी को खोलने के लिए कहता है, लेकिन अमित मना करता है। लकी अमित से बहुत मिन्नतें करता है कि शायद वह तुम्हारे साथी को बचा ले, इसलिए तुम रागिनी को खोल दो। अमित इस बारे में अपने सरदार से कहता है। सरदार सोचता है कि यह तो निहत्थे लोग हैं, अगर हम इनका हाथ खोल देंगे तो यह क्या ही कर लेंगे, और वैसे भी रागिनी तो एक लड़की है। इसीलिए अमित रागिनी के हाथ खोल देता है। रागिनी तुरंत उस आदमी के पास जाती है जिसका पैर खून से लथपथ था। वह उसकी सांसें चेक करती है तो उसकी सांसें अभी भी चल रही थीं। रागिनी कहती है, सबसे पहले मुझे इसके बहते खून को रोकना होगा। मुझे बहुत सारा कपड़ा चाहिए। वह अमित और दूसरे लोगों के मुंह की तरफ देखती है। तभी लकी रागिनी से कहता है, अरे अर्चना, यह तुम्हारी भाषा नहीं जानते, अंग्रेजी बोलो। तो रागिनी अंग्रेजी में कहती है। अमित उसकी बात समझ जाता है, लेकिन उनके पास कपड़ा नहीं था। वे लोग जंगलों में रहते थे। कपड़े के नाम पर उनके पास या तो पत्ते थे या फिर चमड़े। रागिनी कहती है, तुम लोगों को कभी तो चोट लगती होगी। जब चोट लगती थी तो खून रोकने के लिए क्या करते थे? तो अमित कहता है, हम तो मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। रागिनी कहती है, ठीक है, तो साफ मिट्टी लेकर आओ। अमित गुफा के पास से साफ मिट्टी लेकर आता है। रागिनी मिट्टी को उस घायल आदमी के पैर में भरने लगती है। इस काम में अमित भी उसकी मदद कर रहा था। रागिनी देखती है कि उस घायल आदमी की सांसें धीरे धीरे तेज हो रही हैं। वो उस घायल आदमी के सीने को रगड़ने लगती है। कभी हाथों को रगड़ती है, कभी सीने को पंप करती है, तो कभी पैर के तलवे को रगड़ने लगती है। रागिनी यह प्रक्रिया 3-4 बार करती है और फिर उस घायल आदमी को पानी पिलाती है। लगभग 15 से 20 मिनट बाद उस घायल आदमी को होश आने लगता है। खून भी काफी कम हो चुका था।
रागिनी लकी से उसकी शर्ट उतारने के लिए कहती है, जिस पर लकी मना भी करता है, लेकिन वह जबरदस्ती उसकी शर्ट उतरवा लेती है और उस घायल आदमी के पैर पर बांध देती है ताकि मिट्टी शरीर से झड़े नहीं। रागिनी की दिलेरी देखकर उस कबीले का सरदार खुश हो जाता है और रागिनी के दोस्तों लकी और प्रशांत को भी खोलने के लिए कह देता है। रागिनी की वजह से लकी और प्रशांत आजाद तो हो गए थे, लेकिन लकी अब भी वहीं रुकना चाहता था। अमित कहता है, तुम अपने देश वापस लौट सकते हो। लकी कहता है, लेकिन हमें तुम्हारे साथ कुछ समय बिताना है और हम अकेले इतनी दूर का सफर तय नहीं कर सकते। हमें लेने जो बोट आएगी वह 5 दिन बाद आएगी, तब तक हमें यहीं पर आश्रय दे दीजिए। अमित ये बात अपने सरदार से कहता है तो वह मान जाता है, लेकिन सरदार लकी और उसके दोस्तों को सख्त हिदायत देता है कि वे अकेले इधर उधर न जाएं और शाम होते ही गुफा में आ जाएं। रात के समय अगर वे बाहर जाते हैं तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। लकी अमित से पूछता है, आखिर रात को ऐसा क्या होता है जो तुम लोग इतना डरते हो? अमित बताता है, हमारे यहाँ एक राक्षस आ चुका है जो हमारे लोगों को मारकर खा जाता है। हमारे कबीले के कुछ लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, यहाँ तक कि उनकी लाशें भी नहीं मिली। कुछ के शरीर के बस टुकड़े ही मिले हैं। यह सुनकर लकी थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन उसके लिए यह जिज्ञासु भरी बात थी कि आखिर इतनी खतरनाक जनजाति के लोगों पर कौन काबू कर सकता है। लकी अमित से पूछता है, मीराब, तुम लोग देश दुनिया से दूर यहाँ इन जंगलों में क्यों निवास करते हो? तुम तो शहर गए हो, क्या तुम्हें वहां का जीवन नहीं पता? कितना सरल और अच्छा है। यहाँ इतनी मेहनत करनी पड़ती है और धूप हो या बारिश हो, इधर से उधर धक्के खाने पड़ते हैं। तुम लोग हमारी तरह ही हमारे समाज में क्यों नहीं चलते? अमित कहता है, नहीं, यह हमारे नियमों के विरुद्ध है। लकी कहता है, कैसे नियम? भला ऐसे भी कोई नियम होते हैं जो लोगों को अच्छा जीवन जीने से रोक सकें? अमित कहता है, हमारे पूर्वज बताते हैं कि एक बार अंग्रेज यहां आए थे और उन्होंने भी हमें सभ्य होने का पाठ पढ़ाया था। वे यहां से कुछ लोगों को अपने साथ ले गए थे क्योंकि उन्हें लोगों पर कोई वैज्ञानिक प्रयोग करना था, और आज तक वे लोग वापस नहीं लौटे। ऐसा समाज किस काम का जो लोगों को अपने से जुदा कर दे? लकी मन में सोचता है, हो सकता है बाहरी दुनिया से नफरत करने की इनकी असल वजह यही रही हो। खैर, लकी इन लोगों के बारे में अधिक से अधिक जानने के लिए उत्सुक था। उसकी उत्सुकता तब और बढ़ गई थी जब उसने यहाँ किसी राक्षस के बारे में सुना। मीराबो ने उसे बताया, यह लगभग 15 दिन से हो रहा है। वो एक अजीब जीव है, वह कोई भी रूप बदल सकता है। वह तुम्हारी या मेरी शक्ल ले सकता है। उसे पहचानना बहुत मुश्किल है। एक बार उसके हाथ लग गए तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अमित लकी को उस अजीब प्राणी के बारे में बता ही रहा था कि तभी सब लोग चीखने चिल्लाने लगे और गुफा के अंदर की ओर भागे, क्योंकि रात हो गई थी। आज फिर गुफा में जाने के बाद गुफा का मुंह बंद कर दिया गया। गुफा में जगह जगह मशालें जल रही थीं। अमित लकी और उसके दोस्तों को सोने के लिए कहता है, लेकिन लकी को सोच सोच कर नींद नहीं आ रही थी। आखिर वो अजीब सा जीव कौन है? अगले दिन लकी अमित के साथ शिकार पर जाता है। लकी बातों बातों में अमित से पूछता है, तुम लोग उस अजीब प्राणी से कब तक छुपते रहोगे? उसका सामना क्यों नहीं करते? अमित कहता है, उसका सामना करना इतना आसान नहीं है। उसकी पहली ताकत यही है कि वो किसी का भी रूप ले लेता है। दूसरी यह कि जब तक वह किसी को पकड़ने के बाद उसका खून नहीं छक लेता, तब तक उसे नहीं छोड़ता। लकी कहता है, इसका मतलब वह बहुत शक्तिशाली है। अमित कहता है, बहुत ज्यादा। हमने उसके शरीर पर तीर ही तीर बरसाए, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। बस हमारे कबीले की एक लड़की बच कर आई थी। वह नहीं जानती कि उसे उस राक्षस ने क्यों छोड़ दिया। लकी ने पूछा, क्या सच में उस लड़की को कुछ नहीं हुआ? अमित ने कहा, हाँ, उसे एक खरोंच तक नहीं आई, लेकिन हाँ, उस राक्षस ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। उसके बाद वह जीव उसे छोड़कर चला गया। लकी ने कहा, अजीब बात है, क्या मैं उस लड़की से मिल सकता हूं? अमित ने कहा, हाँ, वह है। अमित ने एक लड़की की तरफ इशारा किया। लकी ने कहा, मीराब, उस लड़की से बात करने में तुम मेरी मदद करो।
अब अमित एक ट्रांसलेटर का काम कर रहा था। लकी जो कहता अमित उस लड़की को बताता, और वह लड़की जो कुछ कहती अमित लकी को बताता। लकी ने पूछा, तुम्हें उस राक्षस ने कब पकड़ा था? वह लड़की बोली, 3-4 दिन पहले। लकी ने पूछा, उसने तुमसे कोई बात की थी? लड़की बोली, नहीं, वह मुझ पर हमला करने वाला था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मेरे स्तनों पर गई वह रुक गया। उसके बाद उसने मेरे साथ दुष्कर्म किया। जब तक वह मेरे साथ गलत करता रहा मुझे बस यही ख्याल आता रहा कि यह मुझे कुछ देर बाद खा जाएगा। लकी ने पूछा, तो क्या उसने तुम्हें छोड़ दिया था या फिर तुम भाग आई थी? लड़की बोली, उसने खुद ही छोड़ दिया। मेरे साथ जबरदस्ती करने के बाद वह राक्षस चुपचाप वापस लौट गया। उस वक्त मैं खुद हैरान थी, लेकिन मुझे बाद में बहुत खुशी हुई कि मैं जीवित हूं। उसने हमारे कबीले के कई आदमियों को मारकर खा लिया है। ऐसे में मेरा बचना किसी चमत्कार से कम नहीं। लकी को दाल में कुछ काला नजर आता है। वह अपने दिमाग में बहुत बातें सोच रहा था। वह इन बातों का डिस्कशन रागिनी और प्रशांत से भी करता है। रागिनी कहती है, क्या पता यह किसी तरह का जानवर ही हो, जैसे चिंपांजी या बंदर की जाति का। वो जानवर भी फीमेल की तरफ अट्रैक्टिव रहते हैं। लकी कहता है, मुझे नहीं लगता कि वह कोई जानवर है, वह एक अलग ही एंटिटी है, क्योंकि मीराबो ने उसके बारे में यह भी बताया था कि वह रूप बदल लेता है। अब एक जानवर जो रूप बदल ले, मैंने तो कभी नहीं सुना। रागिनी कहती है, तो तुम्हें क्या लगता है? लकी कहता है, मेरे ख्याल से वह एक तरह का जिन्न है या फिर कोई राक्षस। जैसे हम तुम जानवर और पक्षी ईश्वर के बनाए प्राणी हैं, वह भी हमारी तरह एक प्राणी है, बस उनका अस्तित्व अलग है। मैंने इस्लाम धर्म में ऐसे जिन्हों के बारे में सुना है जो किसी की भी शक्ल ले लेते हैं, और इतना ही नहीं, वे इंसानों से संबंध भी बनाते हैं ताकि उनकी संख्या बढ़ती रहे। प्रशांत कहता है, हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब वह जीव सब आदमियों को मार रहा है तो उस लड़की को छोड़ने का क्या मतलब? रागिनी कहती है, रूप तो छलावा भी बदल लेते हैं और शारीरिक संबंध तो वो भी बना लेते हैं। लकी कहता है, हाँ, कुछ उसके जैसा ही, लेकिन वह नहीं, यह एक तरीके से शेप शिफ्टर है। मुझे एक बार इसे देखना है। प्रशांत घबराकर कहता है, तू सच में पागल है, अगर उसने तुझे देख लिया तो वह तुझे खा जाएगा। लकी कहता है, मैं यहाँ एक नई खोज पर आया था और अब मुझे एक नई खोज मिल चुकी है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। लकी फैसला करता है कि आज रात वह बाहर ही रहेगा और उस राक्षस को देखेगा। आखिर वह कौन है और कैसे दिखता है? लकी यह बात किसी को नहीं बताता, क्योंकि वह जानता था कि कोई भी उसे बाहर रुकने नहीं देगा। फिर रात हुई। गुफा पर पत्थर लग चुका था। लकी ने मीराबो से कहा कि उसे हल्के होने जाना है, लेकिन अमित ने मना कर दिया। लकी ने बहुत जिद की तो अमित ने कहा, यही कहीं कोने में कर लो, लेकिन लकी ने कहा, मुझे बाहर जाना है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। मेरे जाने पर तुम पत्थर लगा लेना, जब मैं आऊंगा तो आवाज लगा दूंगा। लकी इस तरह से एक्टिंग करने लगा जैसे उसे बहुत तेज सुसु आई हो। मीराबो को हार कर गुफा का पत्थर खोलना पड़ा। लकी बाहर चला गया। कुछ देर तक मीराबो लकी का इंतजार करता रहा, लेकिन लकी लौटकर नहीं आया। मीराबो के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। लकी तो वहां से काफी दूर निकल गया था। लकी एक ऐसी जगह ढूंढ रहा था जो कि थोड़ी छिपी हुई हो और वहां से उसे राक्षस आसानी से न देख पाए, लेकिन वह राक्षस को देख ले। अंत में लकी एक बड़े और मोटे पेड़ के नीचे झाड़ियों में छिप गया। उधर मीराबो लकी के दोस्तों को लकी के बारे में बताता है। वे लोग भी परेशान होते हैं, लेकिन वे जानते थे कि लकी जानबूझकर बाहर गया है। काफी देर हो जाती है। लकी जब वापस नहीं आता तो रागिनी रोने लगती है। प्रशांत उसे समझाता है, परेशान मत हो, वह वापस आ जाएगा। प्रशांत मीराबो से कहता है कि बाहर जाकर लकी को लेकर आए, लेकिन अमित साफ मना कर देता है, क्योंकि वह अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। प्रशांत कहता है कि उसे बाहर जाने दिया जाए, लेकिन अमित इसके लिए भी मना कर देता है, क्योंकि वह यह भी नहीं चाहता था कि बाकियों की जान खतरे में पड़े। अगर उस अजीब जीव को इस गुफा के बारे में पता चल गया तो वह यहां भी हमला कर सकता है। लकी पेड़ के पास बैठे हुए उस पिशाच का इंतजार कर रहा था
जो कि लोगों को खा जाता था। कुछ देर बाद आसमान में रोने की आवाज आने लगी। उस आवाज को सुनकर गुफा में बैठे लोग डर गए और बिल्कुल शांत हो गए। गुफा में इतनी शांति थी कि किसी की सांसों की आवाज भी नहीं आ रही थी, क्योंकि वे लोग समझ चुके थे कि बाहर वह पिशाच आ चुका है। इधर लकी बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब वह उस अजीब से दिखने वाले जीव को देख लेगा। और होता भी वही है। एक अजीब सा दिखने वाला जानवर जैसा आदमी पेड़ों पर कूदता हुआ उस जंगल में घूम रहा था। अंधेरा होने की वजह से लकी उसे ठीक तरीके से देख नहीं पाता। लकी अपना फोन निकालता है और उस जीव की फोटो खींचने लगता है। चारों तरफ सन्नाटा था, जिसे क्लिक क्लिक की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। यह आवाज उस जानवर जैसे दिखने वाले आदमी के कानों तक भी पहुंची। वह सतर्क हो गया। फोटो खींचते खींचते वह जीव अचानक लकी की नजरों से ओझल हो गया। लकी इधर उधर देखने लगा। तभी उस जीव ने लकी पर पीछे से हमला कर दिया। वह लकी के गले पर लिपट गया। लकी इस हमले के लिए तैयार नहीं था। लकी खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करता है। वह उसे मारता है, लेकिन उस जीव में काफी ताकत थी। लकी चाहकर भी उसे अपने से अलग नहीं कर पा रहा था। उसी समय लकी ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और उस जीव की गर्दन पर गोली चला दी। गोली लगने के बाद वह जीव नीचे गिर गया, लेकिन मरा नहीं। तभी लकी को एहसास हुआ कि यहाँ कोई और भी है। लकी समझ चुका था कि यहाँ कोई एक पिशाच नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे ही जीव हैं। लकी ने सोचा कि उसने इस समय बाहर आकर गलती कर दी है। वह वापस गुफा की तरफ जाने लगा। तभी उसका सामना एक और जीव से हुआ। वह बिल्कुल पहले जैसे जीव की तरह ही था, शक्ल जानवर की और आधा धड़ इंसान जैसा। लकी ने बिना देरी किए अपनी पिस्टल से उस जीव पर निशाना साधा, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद वह जल्दी जल्दी भागने लगा। जब वह भाग रहा था तो जल्दबाजी में गुफा का रास्ता भूल गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गुफा किस तरफ है। वह एक जगह रुककर चारों तरफ देखने लगा। जब लकी ने पीछे मुड़कर देखा तो वह अजीब सा प्राणी अब भी उसके पीछे था, लेकिन काफी दूर। वह हल्के हल्के चल रहा था। उस जीव को धीरे धीरे आता देख लकी तेजी से भागने लगा। उसे लगा कि वह राक्षस जैसा जीव उसके पास इतनी आसानी से नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन जब लकी ने दोबारा पीछे पलटकर देखा तो वह हैरान रह गया। वो जीव एक कुत्ते में खुद को बदल रहा था। लकी को वह दृश्य देखकर इतनी हैरानी हुई कि वह अपनी जगह पर जम सा गया। आज से पहले उसने ऐसा नजारा कहीं नहीं देखा था। जैसे ही वह जीव एक कुत्ते में बदला तो कुत्ते की तरह उसकी चाल भी तेज हो गई। वह तेजी के साथ लकी के पास दौड़ने लगा। जब वह कुत्ता बिल्कुल करीब आ चुका था तब लकी ने लड़खड़ाते कदमों से वापस भागना शुरू किया। अब उसे जहां समझ आता वह उस दिशा में मुड़ जाता। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया था, बचाओ बचाओ, मीराबो, अर्चना, प्लीज मेरी मदद करो, मैं फंस चुका हूं। लेकिन वह गुफा से काफी दूर आ चुका था। गुफा के लोगों तक उसकी आवाज नहीं जा रही थी। लकी नीचे बैठ गया और अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान की तरफ यानी ऊपर देखने लगा। उसके हाथ की उंगली में एक चांदी की त्रिशूल जैसी अंगूठी थी। वह उसे चूमता है और अपनी मौत का इंतजार करने लगता है। अब वह कुत्ता लकी के बिल्कुल करीब आ चुका था और अपनी असली शक्ल ले रहा था। लकी चुपचाप अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वह राक्षस लकी की ओर बढ़ा, लकीन चाहते हुए भी अपने हाथ का मुक्का बनाकर उस जीव के सीने पर मार देता है। हालांकि मुक्का काफी तेज नहीं था, लेकिन फिर भी वह जीव नीचे गिर जाता है। उस राक्षस को तेज दर्द उठता है। वह जमीन से उठ नहीं पा रहा था। यह देखकर लकी हैरान हो गया। वह सोचने लगा कि पिस्टल की गोली उसे घायल नहीं कर पाई, लेकिन मेरे एक मुक्के ने इसके शरीर में दर्द पैदा कर दिया। लकी समझ गया कि यह उसके मुक्के का कमाल नहीं हो सकता। तभी उसका ध्यान उसकी चांदी की अंगूठी पर जाता है। वह समझ जाता है कि यह चांदी की अंगूठी का ही कमाल है। लकी खुश हो जाता है। लकी खुश हो जाता है। वह अपनी इस अंगूठी से उस राक्षस के सीने पर 2-4 घूंसे और मारता है, जिससे पूरा राक्षस वहीं दम तोड़ देता है। लकी मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने युद्ध के मैदान में जीत हासिल कर ली हो। वह सीना चौड़ा करते हुए गुफा का रास्ता ढूंढने लगा।
इसी बीच उसका सामना एक और राक्षस जैसे दिखने वाले जीव से हुआ। लकी ने पूरी हिम्मत के साथ उसके सीने पर अपनी चांदी की अंगूठी से वार किया। चांदी के स्पर्श से ही वह जीव उसी समय मर गया। जब ये राक्षस जैसे दिखने वाले जीव मर रहे थे, तब इनके जैसे ही दूसरे जीव कहीं छिपकर यह सब देख रहे थे। अब वे लकी के सामने नहीं आना चाहते थे। लकी पूरी रात गुफा का रास्ता ढूंढता रहा और अंत में गुफा तक पहुंच गया। अब तक सुबह हो चुकी थी। लकी के वहां पहुंचते ही कबीले के लोग पत्थर हटा देते हैं और लकी को सामने पाकर खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी अमित सभी को लकी से दूर हटने को कहता है। ये देखकर रागिनी और प्रशांत भी अचरज में पड़ जाते हैं। अमित कहता है, जरूरी नहीं ये लकी ही हो, ये राक्षस भी हो सकता है, इससे दूर हट जाओ। सभी लोग एक ही झटके में लकी से पीछे हट जाते हैं, यहां तक कि रागिनी और प्रशांत भी। लकी अपनी सफाई में कहता है, अरे नहीं, मैं कोई शैतान नहीं हूं, मैं लकी हूं। अर्चना, तुम तो मुझे पहचानो, वही लकी जिसके पीछे तुम अब तक पड़ी हो। मेरा यकीन करो, मैं असली लकी हूं, मैं कोई शेप शिफ्टर नहीं हूं। अमित की बात सुनकर प्रशांत तुरंत कहता है, हाँ भाई, ये ठीक रहेगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं यहां वापस नहीं आना चाहता, मैं जल्द से जल्द यहां से जाना चाहता हूं और यहां वापस नहीं आना चाहता। राब कहता है, लेकिन उस नाव में केवल 2 लोग ही सवार हो सकते हैं। प्रशांत कहता है, हाँ तो कोई बात नहीं, मैं और लकी चले जाते हैं, तुम यहां इन सब का ख्याल रखो। रागिनी गुस्से से प्रशांत की तरफ देखती है, क्योंकि प्रशांत ने उसे तो छोड़ ही दिया था। अमित कहता है, ठीक है, अगर तुम लोगों को शहर तक जाने का रास्ता पता है तो तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखना यह समुद्र है, कोई नदी नहीं, रास्ता भटक सकते हो। लकी कहता है, मीराब, तुम ही मेरे साथ चलना, यह तो पागल है, इसके कहने पर रहूंगा तो मैं कभी अपने घर वापस नहीं जा पाऊंगा। प्रशांत गुस्से से लकी की तरफ देखता है तो लकी प्रशांत को समझाता है, देख भाई, तू परेशान मत हो, मैं तुझे यहां लेकर आया था और मैं ही तुझे यहां से निकाल कर लेकर जाऊंगा, तू किसी बात की चिंता मत कर। लेकिन इस समय अमित का मेरे साथ जाना जरूरी है, क्योंकि रास्ता यही जानता है। ये द्वीप तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर हम समुद्र में रास्ता खो गए तो फिर हमारी मौत पक्की है। प्रशांत भी इस बात को समझता है, इसीलिए वह कहता है, ठीक है, मुझे तुझ पर भरोसा है, चलो तुम लोग अभी निकल जाओ। अमित और लक्की ऐसा ही करते हैं। वे बिना देरी किए उसी समय अमित की नाव से समुद्र के रास्ते शहर के लिए निकल जाते हैं। इन लोगों को शहर पहुंचने में लगभग 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। शहर पहुंचकर लकी जॉनसन से मिलता है और उससे चांदी के पत्तियों जैसे ब्लेड की मांग करता है। इसके लिए जॉनसन काफी ज्यादा पैसे मांगता है। पहले तो लकी काफी ना नुक्कर करके जॉनसन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में उसे जॉनसन की बात माननी पड़ती है और उसे मुंह मांगी कीमत देनी पड़ती है। जॉनसन उससे कहता है कि वह कल शाम तक चांदी की पत्तियां उपलब्ध करा देगा। वहीं दूसरी ओर रागिनी और प्रशांत नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर 2 दिन डरते डरते काटते हैं। इसी बीच सेंटिनल जनजाति के लोगों में एक आदमी उन राक्षसों का शिकार बन चुका था। लड़कियों को सख्त हिदायत दी गई थी कि वे सभी लोगों के साथ रहें, अकेले इधर उधर न जाएं। 2 दिन बाद जॉनसन चांदी के लगभग 10 ब्लेड लाकर लकी को देता है। लकी जॉनसन को नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर 3 दिन बाद आने को कहता है। लकी और अमित वापस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर देखते हैं तो उनके कबीले से एक आदमी और गायब हो चुका था। बाकी के लोग उस आदमी को ढूंढ रहे थे, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं मिलता था। थक हार कर वे लोग गुफा के पास वापस आ जाते हैं। लकी अमित को सारी बात समझाता है कि किस तरह हमें इस चांदी के ब्लेड से उन राक्षसों पर वार करना है। अमित भी अपने कबीले के लोगों को समझा देता है। कबीले में गिने चुने लोग ही रह गए थे, मुश्किल से 20 से 25 लोग, जिसमें बच्चे, आदमी और औरतें सभी शामिल थे। इसके बाद लकी और कुछ आदमी गुफा के बाहर बैठ जाते हैं। वे लोग सभी औरतों और बच्चों को गुफा में बंद कर देते हैं। कुछ देर बाद आसमान में रोने की आवाजें आने लगती हैं। वे लोग समझ जाते हैं कि उन राक्षसों का आने का वक्त हो चुका है। वे सभी आदमी तैयार थे। लकी को वह अजीब प्राणी नजर आता है।
लकी अपने साथ के लोगों को इशारा भी करता है, लेकिन तभी वह राक्षस उसकी नजरों से ओझल हो जाता है। लकी उठकर उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन अमित उसे ऐसा करने से मना करता है। लकी अमित से कहता है, चिंता मत करो, मैं अभी आता हूं। अमित के मना करने के बाद भी लकी उस एंटी के पीछे चला जाता है। जब वह बीच जंगल में पहुंच चुका था, अचानक दो राक्षस लकी के सामने आ जाते हैं। एक उसके आगे खड़ा था और एक पीछे, या यह कह सकते हैं कि उन्होंने लकी को घेर लिया था। वे हल्के हल्के लकी की ओर बढ़ रहे थे। लकी ने बड़ी होशियारी के साथ अपने सामने वाले राक्षस पर 3-4 वार किए और वह राक्षस तुरंत वहीं गिर गया। उसे गिरता देख दूसरा राक्षस पीछे हटने लगा और उसने अपना रूप बदल लिया। वह एक बाज बन गया। बाज बनकर उड़ने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगा और लकी इधर उधर देखता रह गया। लकी वापस गुफा की ओर जाने लगा। तभी उसे अमित दिखाई दिया। अमित ने कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? वहां पर सभी लोग उन जीवों को मार रहे हैं, चलो वहीं चलो। लकी अमित के साथ वापस जंगल की ओर जाने लगा। लकी को यह खबर ही नहीं थी कि वह अमित नहीं है, बल्कि वही जीव है जो कि रूप बदलकर इस समय उसके साथ चल रहा है। जब वे लोग भी जंगल में पहुंच जाते हैं, तब अमित लकी से कहता है, तुम आगे बढ़ो, मैं अभी आता हूं। लकी आगे बढ़ता है और कुछ देर बाद ही अमित अपनी असली शक्ल में आ जाता है, यानी कि वही राक्षस, अजीब से दिखने वाला प्राणी, और वह तुरंत लकी के ऊपर हमला कर देता है। लकी इस हमले के लिए तैयार नहीं था। वह उस राक्षस पर चांदी के ब्लेड से वार कर रहा था, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। लकी यह बात जानता था कि इसके सीने पर वार करना होगा, लेकिन वह राक्षस लकी को मौका ही नहीं दे रहा था। लकी अब समझ चुका था कि अभी कुछ देर पहले जिसके साथ वह चल रहा था, वह अमित नहीं बल्कि यही राक्षस था। लकी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वह गुफा के पास तक पहुंच चुका था और इस लावे ने उसका ध्यान भटका दिया और उसे यहां जंगल तक ले आया। रात में जंगल में चलना और रास्ता खोजना आसान नहीं होता। लकी के लिए तो यह बहुत ही मुश्किल था। लकी अपनी पूरी हिम्मत जुटा देता है और उस राक्षस को मारकर ही दम लेता है। लकी जब उसके सीने पर वार कर रहा था, तो उसके शरीर से काले रंग का पदार्थ बाहर निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका खून काले रंग का हो। उसमें से बहुत ज्यादा गंदी बदबू भी आ रही थी, जो कि लकी के लिए असहनीय थी। लकी को भी कुछ चोटें लग चुकी थीं, लेकिन वह बिना देरी किए अब गुफा की तरफ जाता है। अमित अपने साथियों के साथ बैठा हुआ था, तभी उसे लकी दिखाई देता है। लकी दूर से ही अमित को बुलाता है, जल्दी यहां आओ, देखो मैंने क्या देखा है। लकी के इतना कहने पर अमित भी तुरंत भागता है। अमित लकी के पीछे पीछे भाग रहा था। फिर वे दोनों एक जगह जाकर रुक जाते हैं। लकी झाड़ियों के पीछे जमीन पर इशारा करता है। अमित देखता है कि यह तो लकी की लाश है। लकी जमीन पर मरा पड़ा था। अमित समझ चुका था कि उसके साथ छल हुआ है। जब वह पीछे पलटकर देखता है, तो उसके सामने लकी नहीं, वही अजीब आदमी और जानवर जैसा दिखने वाला प्राणी खड़ा था। अमित दूसरी नजर जब जमीन पर डालता है, तो वहां गिरा लकी भी अपना रूप बदल चुका था। अमित के सामने यह पहला मौका था जब वह इस प्राणी को देख रहा था। उसने लकी की बात को याद किया और उस राक्षस के सीने पर चांदी के ब्लेड से वार कर दिया। पहले राक्षस को मारते ही दूसरा राक्षस सतर्क हो गया और वापस जाने लगा, लेकिन अमित ने उसे भी नहीं छोड़ा, उसे भी मार दिया। असली लकी गुफा तक पहुंच चुका था। वहां बैठे लोगों से उसने अमित के बारे में पूछा। सभी आदमी लकी को देखकर हैरान रह गए। तभी एक आदमी इशारा करके लकी को कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन लकी को कुछ समझ में नहीं आता। तभी अमित भी वहां आ जाता है। मीराब लकी की गर्दन को पीछे से पकड़ लेता है। लकी छटपटाता नहीं है और कहता है, मीराब क्या कर रहे हो? मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने क्या किया है? अमित गुस्से में कहता है, मेरे साथ छल करोगे? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी दूसरे आदमी अमित को रोकते हैं और कहते हैं, शायद यह असली लकी है। अमित की पकड़ ढीली हो जाती है। लकी कहता है, लगता है उसने तुम्हें धोखा दिया है। अगर यकीन नहीं हो तो देखो। लकी अपने हाथ पर हल्का सा कट मारकर दिखाता है, जिससे उसका लाल खून बहने लगता है। लकी कहता है,
अगर मैं वह राक्षस होता तो मेरे शरीर से काला खून निकलता, ना कि लाल। अगर तुमने उनमें से एक भी जीव को मारा है तो तुम्हें यह पता चल चुका होगा कि उसका खून काला होता है। अमित मन ही मन सोचता है, हाँ बात तो सही है। वह लकी को छोड़ देता है और माफी मांगता है। लकी भी अमित की इस बात का बुरा नहीं मानता, क्योंकि वह जानता था कि उसकी जगह कोई और भी होता तो इसी गलतफहमी का शिकार हो जाता। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है और सब कुछ सामान्य हो जाता है। किशन लकी से कहता है, लकी हम घर कब जाएंगे? लकी कहता है, बस इन राक्षसों को मारने के बाद। प्रशांत कहता है, कब तक मारते रहेंगे? हमें तो उनकी संख्या का पता भी नहीं है। लकी कहता है, जितना हो सके उतना तो कर ही सकते हैं। प्रशांत कहता है, लेकिन मुझे घर की याद आ रही है। यहां हमें ठीक से खाने को भी नहीं मिल रहा है। मैंने अपने कपड़े भी नहीं बदले हैं। लकी कहता है, तुम चिंता मत करो, हम जल्दी घर जाएंगे। रागिनी भी काफी गुस्सा करती है। वह लकी से झगड़ा करती है। लकी उसे समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन रागिनी रोने लगती है। रागिनी कहती है, मैं यहां तुम्हारे साथ कुछ पल बिताने आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम यह सब करोगे। अब तो ऐसा लगता है कि अगर तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया होता तो अच्छा ही होता। अगर तुम्हारे साथ रहती तो शायद जिंदगी भर रोती ही रहती। तुम मेरे तो क्या किसी भी लड़की के काबिल नहीं हो। लकी को यह बात बहुत चुभती है। उसे रागिनी के लिए बुरा भी लगता है। प्रशांत लकी से कहता है, हाँ यार, मुझे रागिनी ने तुम्हारे कॉलेज की सारी हिस्ट्री बताई, सुनकर बहुत बुरा लगा। ऐसा प्यार करने वाला साथी हर किसी को नहीं मिलता, और यह आज तक सिर्फ तुम्हारे लिए कुंवारी बैठी है। तुम्हें इसका जरा भी ख्याल नहीं है। तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? यह लोग बातें कर ही रहे थे कि उसी समय मीराब लकी को बुला लेता है। प्रशांत गुस्से में कहता है, जाओ, तुम्हारा असली यार तुम्हें बुला रहा है, उसी की मदद करो। लकी इस बारे में काफी सोचता है। उसे लगता है कि प्रशांत की बात सही है। मैं कब तक इन लोगों से लड़ सकता हूं और कब तक यहां रह सकता हूं? यह मेरी असली दुनिया नहीं है। यहां तो मैं इन जनजातियों के बारे में जानने आया था, लेकिन अब राक्षसों को मार रहा हूं। लेकिन यह करना भी जरूरी है। जब यह जनजाति ही नहीं बचेगी तो मैं किसके बारे में खोज करूंगा? लकी अमित से बात करता है। वह कहता है, मीराब, मुझे अपने देश वापस जाना है। मैंने जॉनसन को 3 दिन का समय दिया है। वह 3 दिन बाद हमें लेने आ जाएगा। तब तक कोशिश करो कि इन बुरे राक्षसों को मार दो। अमित भी हाँ में सिर हिला देता है। अगले दिन शाम को अंधेरा होने से पहले उनके कबीले का एक आदमी जंगल में किसी काम से गया था, लेकिन वह वापस नहीं आया। सभी लोगों ने उसका काफी इंतजार किया। अमित और लकी ने फैसला किया कि गुफा का मुंह बंद करके वे लोग अपने साथी को ढूंढने जाएंगे। इस बार वे सभी लोग जंगल के अंदर गए। जब वे लोग जंगल में गए तो उनका साथी तो नहीं मिला, लेकिन जमीन में एक गड्ढा दिखाई दिया। अमित चलते चलते रुक गया। उसने लकी से कहा, रुको, ये मैं पहली बार देख रहा हूं, ये क्या है? अमित उस गड्ढे के चारों ओर देखने लगा। उस गड्ढे से अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई रो रहा हो। धीरे धीरे आवाज बढ़ने लगी। लकी ने कहा, मुझे लगता है वे जीव इसी के अंदर रहते हैं। अंधेरा होने की वजह से वे लोग गड्ढे को साफ तौर पर नहीं देख पा रहे थे। लकी कहता है, हम यहीं बैठकर उनका इंतजार करेंगे और जैसे ही वे बाहर आएंगे उनका खात्मा कर देंगे, क्योंकि मेरे या तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि रोज गुफा के बाहर बैठकर उनका इंतजार करते रहें। अमित भी इस बात से सहमत होता है। रात का लगभग दूसरा पहर था। एक तेज आवाज के साथ वह रूप बदलने वाला प्राणी बाहर आता है और उनकी ओर बढ़ने लगता है। वे लोग उस प्राणी को मार देते हैं। उसके बाद 2 और प्राणी बाहर आते हैं, जिन्हें भी वे मार देते हैं। लकी और अन्य लोग काफी देर तक अगले प्राणी का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई भी बाहर नहीं निकला। लगभग 2 घंटे हो चुके थे। लकी कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब वे जीव खत्म हो चुके हैं? अमित जमीन पर कान लगाकर सुनता है और कहता है, मुझे लगता है कि वे लोग समझ चुके हैं कि हम उन्हें मार देंगे। शायद इसलिए वे बाहर नहीं आ रहे हैं। लकी कहता है, तो अब हमें क्या करना चाहिए?
अमित कहता है, मेरे ख्याल से हमें इस गड्ढे को बंद कर देना चाहिए। अमित की बात का अन्य लोग भी समर्थन करते हैं। वे कहते हैं, हमें नहीं पता कि इसके अंदर कितने जीव हैं, इसलिए अच्छा यही है कि इस गड्ढे को बंद कर दिया जाए ताकि वे बाहर ना आ सकें। अंदर वे जीव समझ चुके थे कि उनकी जान को खतरा है। एक तरीके से वे इंसानों से डर गए थे, इसलिए बाहर नहीं आ रहे थे। अमित और लकी ने अपने साथियों की मदद से बहुत सारे पत्थर इकट्ठे किए और उस गड्ढे को भरना शुरू कर दिया। गड्ढा पूरी तरह बंद हो गया और वे लोग वापस गुफा में चले गए। इसके बाद 2 दिन सब कुछ सामान्य रहा। लकी के साथ बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सभी लोग गुफा के बाहर रुके थे। उन्हें कोई खतरा नहीं था। प्रशांत लकी से कहता है, मुझे लगता है अब सभी लोग खतरे से बाहर हैं। रागिनी भी कहती है, हाँ, अब वह लोग नहीं आएंगे। 2 दिन बाद जॉनसन वापस आइलैंड पर आ जाता है। नॉर्थ सेंटिनल जनजाति के लोग खुशी खुशी लकी और उसके दोस्तों को विदा कर देते हैं। ये लोग वापस हैवलॉक द्वीप पर पहुंच जाते हैं। प्रशांत वापस लौटकर सबसे पहले पेट भर के खाना खाता है। रागिनी भी वापस जाने की तैयारी करती है, लेकिन लकी को रागिनी का जाना अच्छा नहीं लग रहा था। लकी भी 2 दिन बाद बेंगलुरु लौटने वाला था। उधर रागिनी ने यह सोच लिया था कि वह लकी को कभी अपना नहीं बना सकती। वह एक बार फिर मायूस होकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती है, लेकिन तभी उसका फोन बजता है। वह देखती है कि यह लकी की कॉल है। रागिनी खुशी खुशी फोन उठाती है। लकी उससे अंडमान निकोबार में कुछ और दिन रुकने के लिए कहता है। इसी बीच वह रागिनी के प्यार को स्वीकार भी कर लेता है। रागिनी बहुत खुश थी कि आखिरकार लकी को उसका प्यार समझ आ गया। उसके बाद लकी कभी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर नहीं गया, क्योंकि रागिनी ने उससे वादा लिया था। अब कोई नहीं जानता कि नॉर्थ सेंटिनल जनजाति के लोग कैसा जीवन जी रहे हैं। क्या वे अजीब से दिखने वाले प्राणी वहीं दफन हो गए हैं या फिर भविष्य में बाहर भी आ सकते हैं? दोस्तों, आज की स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। और साथियों, कोई नहीं जानता कि उस आइलैंड पर आज क्या हो रहा है। वहां पर जाना अभी भी मुश्किल बना हुआ है। वह जनजाति आज मौजूद है या नहीं, इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन कई तरह की अफवाहें आती रहती हैं। न्यूज में कई बार देखने को मिल जाता है, लेकिन उस एंटिटी के बारे में, उन राक्षसों के बारे में कहीं कुछ सुनने को नहीं मिलता, क्योंकि कानून और न्यूज चैनल्स इस बारे में बात नहीं करते। खैर, आप यह जरूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी। हालांकि काफी कम लोग ऐसे होते हैं जो आखिर तक कहानी सुनते हैं।